दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। और आज का जो हमारा ये वीडियो है ये आधारित होने वाला है पीओके के मुद्दे पर, क्योंकि वर्तमान समय में आप सबने सुना ही होगा कि पीओके इस समय पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के द्वारा एक दूसरे पर जिस तरीके से कमेंट यानी टिप्पणियां की जा रही हैं, उससे ये जो मुद्दा है वो और भी ज्यादा गंभीर यानी कि इंपॉर्टेंट ये हो गया है। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस खंड में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पीओके का वर्तमान मुद्दा है, ये मुद्दा एक्चुअल में क्या है, इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है, और साथ ही साथ पीओके का शुरू से लेकर इतिहास क्या रहा है ना। इस खंड में हम इन सभी चीजों पर बातचीत करेंगे। तो वीडियो के साथ आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा और अंत में आप समझ जाएंगे कि पीओके विवाद की पूरी कहानी क्या है और क्या वर्तमान समय में पीओके की स्थिति दोनों देशों के मध्य में हमें देखने को है ना मिल रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जब पाकिस्तानी है ना प्रवासी दिवस के अवसर पर है ना वहां के पाकिस्तानी है ना सेना के जो चीफ जनरल हैं है ना आसिम मुनीर साहब जब प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने एक स्टेटमेंट या एक बयान ये दिया कि जो पीओके है ना वो पीओके गले में उपस्थित एक नस की तरह है और ये कभी भी है ना पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकती है। और उनके इसी स्टेटमेंट या बयान के बाद जो विवाद था वो दोनों देशों के मध्य में एक बार फिर से गंभीर हुआ। और यहाँ पर भारत में विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल साहब हैं, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट या कथन ये दिया कि पीओके कभी भी भारत से अलग नहीं था और ना ही हम पीओके को भारत से अलग मानते हैं। हमारी सरकार अगर हमें इजाजत दे है ना और हमारे पास इतनी शक्तियां अगर मिल जाएं तो हम आज चाहें तो पीओके को भारत में सम्मिलित कर सकते हैं। और जब इस तरह का स्टेटमेंट यहां से है ना दिया गया तो उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो इसाक डार साहब हैं उनका भी कथन निकलकर सामने आया। और उनका जो कथन निकलकर सामने आया वो ये है कि यह दोनों देशों के मध्य में एक अंतरराष्ट्रीय विवाद है, यानी कि एक है ना इंटरनेशनल ये डिस्प्यूट का मुद्दा है। और इस तरह से बयानबाजी करके पीओके के विषय में किसी तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से पीओके का ये जो मुद्दा है वे वर्तमान समय में इतना है ना चर्चा का विषय ये बना हुआ है। तो आखिर ये पीओके क्या है और आखिर ये पीओके के विवाद की कहानी है ना कहां से शुरू होती है, तो आप सभी लोग है ना मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पूरे खंड को हम ठीक तरीके से इसे हम समझने की क्या करने वाले हैं, इस सेशन में कोशिश हम लोग करने वाले हैं। तो जब हम पीओके को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा है ना पिछले की कुछ कहानियों पर ले जाता हूं और फिर मैं आपके पास पीओके पर वापस लौटता हूं। तो दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान आज के समय पर एक अलग राष्ट्र यानी कि एक अलग देश है ना, वो पहले अलग राष्ट्र नहीं था बल्कि वो किसका हिस्सा था, भारत का ही हिस्सा था है ना। और भारत और पाकिस्तान है ना ये दोनों आपस में मिलकर है ना एक ही राष्ट्र हुआ करते थे। लेकिन तकरीबन क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया है ना, तो अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ने का फैसला किया तो उस समय पर है ना ब्रिटिश सरकार ने अपना एक वाइसराय बनाकर भारत भेजा था जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? माउंटबेटन। और जब माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आता है तो उसने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा था। और ब्रिटिश सरकार को अपने पत्र में माउंटबेटन ने यह कहा कि मुझे इतनी है ना यहाँ पर एटॉनमी चाहिए, इतनी स्वायत्तता या इतना अधिकार चाहिए कि मैं भारत में रहकर जो भी निर्णय करूंगा है ना उस पर ब्रिटिश सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार उनके इस बात से सहमत हो गई और माउंटबेटन को कहा कि आप जैसा भी फैसला करेंगे आपके फैसले का हम लोग स्वागत करेंगे। जब ये पूरी बात लगभग यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है तो 3 जून 1947 की ये बात है। कब की बात है? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को उस समय पर तत्कालीन जो वाइसराय थे माउंटबेटन साहब, उन्होंने अपनी एक योजना प्रस्तुत की। इसी योजना को हम माउंटबेटन योजना, इसी योजना को हम डिकी बर्ड योजना के नाम से भी जानते हैं। डिकी बर्ड ये माउंटबेटन का ही उपनाम था है ना। इस योजना के अन्य नाम भी हैं, इसे इस्मा योजना,
इसे बाल्कन योजना तथा इसे हेस्टिंग आदि योजनाओं के नाम से इस योजना को जाना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि माउंटबेटन इसी योजना को भारत विभाजन योजना कहा जाता है। 3 जून 1947 में जो माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, इसी में पहली बार इस बात को स्पष्ट किया गया कि भारत से अलग होकर एक नया राष्ट्र यानी एक अलग देश बनाया जाएगा। उसी देश का नाम क्या होगा? पाकिस्तान होगा। आपको मैं ये भी स्पष्ट करता चलूं कि जो पाकिस्तान शब्द आज के समय पर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान शब्द जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र ने दिया था, और उस स्टूडेंट या छात्र का नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? चौधरी रहमत अली ने, है ना, ये शब्द जो था, है ना, उसे उन्होंने जो है बनाया था या कॉइन किया था। तो जब माउंटबेटन ने 3 जून 1947 के भारत विभाजन योजना में पहली बार इस बात को स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान क्या होंगे? 2 अलग राष्ट्र होंगे। तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी कही, और उन्होंने एक बात ये कही कि वर्तमान समय में भारत में जितनी भी रियासतें मौजूद हैं, रियासतें मतलब जिनके प्रमुख राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उन्होंने ये बोला कि वर्तमान समय में भारत में जितनी भी रियासतें मौजूद हैं, उन रियासतों के पास, है ना, कुछ विकल्प होंगे। या तो वो रियासतें चाहें तो भारत का हिस्सा बन सकती हैं, या तो वो रियासतें चाहें तो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती हैं, और या तो वो रियासतें अगर चाहें तो वो, है ना, स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट भी वो, है ना, रह सकती हैं। जब इस तरह का, है ना, जो है प्रस्ताव पारित हुआ, तो 4 जुलाई 1947 की बात है। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और 4 जुलाई 1947 को जब ये अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, और इसमें यह कहा गया कि जल्द से जल्द अब भारत को क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र यानी कि आजाद। और फाइनली 18 जुलाई 1947 को ये जो अधिनियम था, ये जो कानून था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां की संसद से पारित कर दिया गया। और पारित होने के बाद, है ना, इसी समय लगभग ये स्पष्ट हो चुका था कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा। आखिर 15 अगस्त 1947 को ही भारत क्यों आजाद हुआ था, उस तिथि को ही हमने क्यों चुना था, इस पर किसी सेशन में एक खंड के साथ मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, और उस दिन मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आखिर 15 अगस्त को ही हमें आजादी क्यों मिली, जबकि कई सारे लोगों का मानना था कि ये पूरे 1947 वर्ष का सबसे खराब दिन था, उसके बावजूद हमें उस दिन आजादी दी गई। तो उस पर मैं एक विशेष सेशन पर आपसे चर्चा करने के लिए फिर से जुड़ूंगा। तो जब यहां पर 15 अगस्त की तिथि भी लगभग लगभग निर्धारित हो गई, तो भारत में रियासतों को मिलाने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई, और भारत में रियासतों को मिलाने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसीलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है ना। जिस तरीके से जर्मनी का एकीकरण किया था किसने? बिस्मार्क ने। ठीक उसी तरह से भारत का एकीकरण किसने किया था? तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और देश की लगभग 552 से अधिक रियासतों को मिलाकर उन्होंने भारत का जो है वो निर्माण किया था। और उधर जिन रियासतों को पाकिस्तान में सम्मिलित होना था, वो रियासतें कहां पर चली गई? पाकिस्तान में चली गई। विवाद के बीच में या इस अलगाव के बीच में, जब भारत पाकिस्तान के मध्य अलगाव हो रहा था, जब भारत पाकिस्तान के मध्य विभाजन चल रहा था, तो इस समय पर, है ना, बहुत कुछ घटित हो रहा था। और जो जो घटनाएं हुई विभाजन के समय पर, इस मुद्दे को लेकर आपके सामने मैं फिर से जुड़ूंगा, क्योंकि सारे मुद्दों को हम एक ही सेशन में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो आप भी समझ रहे हैं। ये सारे मुद्दों को, है ना, अगर मैं इस सेशन में लेकर जुड़ा तो ये अपने आप में काफी ये कठिन और दुष्कर कार्य हो जाएगा, और हमारा सेशन, है ना, अनावश्यक रूप से बहुत लेंदी चला जाएगा। तो जब ये सारी चीजें यहां पर चली, विभाजन वगैरह जब दोनों देशों का हो गया, तो भारत एक अलग राष्ट्र और पाकिस्तान जो है वो एक अलग राष्ट्र के रूप में सामने आया। और ये बात कब की है? 1947 की। 1947 में जब दोनों देशों का विभाजन होता है, तो विभाजन के पहले दिन से ही पाकिस्तान को कश्मीर बड़ा प्रिय था, और कश्मीर उसे किसी भी स्थिति में, है ना, चाहिए था। और भारत के लिए कश्मीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप मैप पर ही देख पा रहे हैं कि जो कश्मीर है ना, वो भारत का हमारा सर है, वो हमारा हेड है, और सिर को हम किसी भी स्थिति में झुकने नहीं देते, आज भी नहीं झुकने दे रहे हैं। कश्मीर कई मायनों में हमारे लिए अहम है, कई मायनों में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो जब यहां पर कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से, है ना, 1947 में शुरू हुआ, पाकिस्तान को चाहिए था, और हम एक ही चीज बोलते थे क्या? कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे।
दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन कश्मीर की जब भी बात करोगे तो चीर दिए जाओगे। ये हमारे स्टेटमेंट चलता था। और कश्मीर के पीछे पाकिस्तान आजादी के बाद यानी जब से वो बना तब से वो पीछे पड़ा हुआ था। और इसी बीच कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, ये आपको पता ही है। 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिलती है? आजादी मिलती है। अरे क्या मिलती है? भारत को आजादी मिलती है। ये कब की बात है? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन समस्या यहां पर यह हो गई कि हमें आजादी तो मिली, लेकिन अक्टूबर यानी कि 2 महीने बाद ही अक्टूबर 1947 में कहा जाता है पाकिस्तान का भारत पर पहला आक्रमण हुआ। और इस बार जो आक्रमण हुआ था है ना, वो आक्रमण किया था पाकिस्तान में रहने वाले कुछ घुसपैठियों ने। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट या कथन दिया। भारत और पाकिस्तान के मध्य में अभी तक कुल अगर आप देखो 4 बार युद्ध हुआ है। और इन युद्धों में 3 युद्ध के बारे में तो सब जानते हैं कि 1965 का भारत पाक युद्ध था, फिर 1971 का भारत पाक युद्ध था, और 1999 का कारगिल वॉर था। इन 3 युद्धों के विषय में सब जानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अभी तक जो युद्ध हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 4 है। अक्टूबर 1947 में है ना, जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे, कौन थे? पाकिस्तानी घुसपैठिए है ना। इन पाकिस्तानी घुसपैठियों ने क्या किया था कि इन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया। घुसपैठियों ने कहां पर आक्रमण किया बताइए? कश्मीर पर। और जब इनका कश्मीर पर आक्रमण हुआ तो उस समय कश्मीर में क्या हुआ करता था कि वहां पर स्वतंत्र रियासत का शासन चलता था। मैंने कहा था ना कि माउंटबेटन ने रियासतों को कुछ विकल्प दिए थे, या तो वो भारत का हिस्सा बन जाए, या तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, और या तो वो किसका हिस्सा बन जाए भाई? या तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो भारत में 4 रियासतें थी जिन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया था, जिसमें से एक रियासत ये जम्मू एवं कश्मीर थी। कौन सी रियासत? जम्मू एवं कश्मीर वाली रियासत ने बोला कि हम कहीं नहीं जाएंगे, ना तो भारत में ना पाकिस्तान में, हम स्वतंत्र रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। और दूसरी तरफ है ना, ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात आप जानते हैं, तो गुजरात में एक रियासत हुआ करती थी जूनागढ़, है ना। और जूनागढ़ में वहां पर मोहम्मद खान जी का जो है वो सत्ता थी, वहां के राजा हुआ करते थे, नवाब थे। और उन्होंने भी ये निर्धारित किया कि हम भी स्वतंत्र रहेंगे। तीसरी रियासत थी हैदराबाद। और हैदराबाद में है ना, अगर हम देखें तो वहां पर निजामों का शासन चलता था। और हैदराबाद के निजाम ने भी क्या बोला कि हम भी क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। और चौथी जो रियासत थी वो रियासत हुआ करती थी भोपाल, इधर जहां पर हम लोग आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और भोपाल रियासत के नवाब हुआ करते थे हमीदुल्ला खां। और हमीदुल्ला खां ने भी ये कहा कि हम भी ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, अपितु हम भी क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। जब ये रियासतें स्वतंत्र थीं, तो इसी बात का फायदा उठाकर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कश्मीर पर क्या किया? पहली बार आक्रमण किया था। और ये बात है तकरीबन 22 अक्टूबर की। कब की बात है ये? 22 अक्टूबर की। और वहां पर शासन किसका चलता था? तो वहां पर कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी, और वहां के राजा हुआ करते थे हरि सिंह। कौन राजा हुआ करते थे? राजा हरि सिंह वहां पर है ना, जो थे वो प्रमुख थे। और जब पाकिस्तानी घुसपैठियों का आक्रमण हुआ, तो इस आक्रमण से बचने के लिए प्रारंभिक तौर पर एक नवाब या एक राजा जो भी प्रयास कर सकता है उन्होंने भी किया। राजा हरि सिंह ने उन घुसपैठियों को कश्मीर से खदेड़ने की जो है योजना बनाई, परंतु उस योजना में वो क्या रहे? असफल रहे। और इसी बात को लेकर उन्होंने भारत सरकार से संपर्क किया। भारत सरकार बीच बीच में, ये जब से स्वतंत्र रियासतें बनी थी तब से इनके कांटेक्ट में थी, और लगातार इनसे ये कह रही थी कि आप भारत का हिस्सा बन जाइए, सुरक्षा के लिए, आपके लिए है ना, सबके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। परंतु सभी स्वतंत्र रियासतों ने भारत सरकार के इस प्रस्ताव, इस प्रपोजल को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अब जब यहां पर राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से संपर्क करने का प्रयत्न किया या प्रयास किया, तो भारत सरकार ने उनके सामने एक विकल्प रखा, एक ऑप्शन रखा। और विकल्प ये रखा कि अगर आप एसेसन लेटर यानी कि विलय पत्र पर अगर आप हस्ताक्षर करते हैं, विलय पत्र मतलब कि हम आपके लिए लड़ने को तैयार हैं, हम आपकी मदद भी करेंगे, उन घुसपैठियों को हम खदेड़ेंगे भी, लेकिन अगर आपको हमने फ्री करा दिया
तो आप कश्मीर का विलय भारत में कर देंगे, आप कश्मीर को मर्ज कर देंगे, कहां पर? इंडिया में कर देंगे, इसी शर्त पर हम आपकी मदद करेंगे। और अंततः काफी सोच विचार करने के बाद जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। किस पर हस्ताक्षर किया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। कब की बात है ये? है ना, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और जैसे ही हस्ताक्षर हुआ, भारतीय सेना ने इन घुसपैठियों को वहां से खदेड़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और ये जो आप जम्मू कश्मीर का हिस्सा देख पा रहे हैं, ये जो मानचित्र यहां पर मैंने लगाया हुआ है, ये जम्मू कश्मीर का है ना, ये मानचित्र है। इसी से पूरी कहानी हम लोग रिलेट करके समझने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये जो घुसपैठी प्रवेश कर गए थे, इन सभी को भारतीय सेना ने क्या किया? खदेड़ा। और खदेड़ते खदेड़ते भारतीय जो सैनिक थे वो इनफैक्ट पाकिस्तान तक पहुंच गए। जब ये पूरा मामला या पूरा मुद्दा यहां तक चल रहा था, तो इसी बीच में क्या होता है कि तकरीबन 1 जून, ध्यान से समझिएगा, 1 जनवरी, क्षमा चाहूंगा, 1 जनवरी 1948 की ये बात है। कब की बात है? 1 जनवरी 1948। और 1 जनवरी 1948 को क्या हुआ कि ये जो भारत पाक विवाद की कहानी है ना, ये जो भारत पाक विवाद ये भारत पाक विवाद सबसे पहली बार, इंडो पाक जो डिस्प्यूट है ना, ये सबसे पहली बार कहां पर पहुंचा? तो ये भारत पाक विवाद जो है ये यूएनओ में पहुंचा। कहां पहुंचा? यूएनओ। और आप सभी जानते हैं कि यूएनओ क्या है? तो यूएनओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संगठन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ, तो दुनिया भर में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य से है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और उसने ये बोला था कि विश्व में जहां जहां पर भी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का निपटारा या समाधान कौन करेगा? यूएनओ करेगा। तो जब भारत और पाकिस्तान के मध्य में यह विवाद हुआ, यहां घुसपैठियों को जब हमने खदेड़ा और हम जब वहां पाकिस्तान तक पहुंच गए, तो उसके बाद ये जो मुद्दा था वो कहां पहुंच गया? अब पहुंच गया ये यूएनओ में। और जब यूएनओ में मुद्दा गया, तो वहां पर यूएनओ ने यह बोला कि आप सभी लोग एक काम करिए, जो भी भारत और पाकिस्तान के लोग हैं, आप लोग आपसी बातचीत के जरिए इस मामले को आप क्या करिए? हल करिए। क्या करिए? आपसी, है ना, बातचीत के माध्यम से मामले को आप लोग हल करिए। ऐसी जो बात थी यहां पर वो निकलकर सामने आती है। और इस विवाद को देखते हुए यूएन ने क्या किया कि यूएन ने यहां पर भारत और पाकिस्तान के लिए 4 प्रस्ताव यानी कि 4 प्रपोजल उसने पास किए, एक एक करके। मतलब कि सारे प्रस्ताव जो थे वो एक साथ नहीं आए, बल्कि सारे प्रस्ताव धीरे धीरे करके वो सामने निकल कर आते हैं। और जब ये प्रस्ताव या प्रपोजल है ना धीरे धीरे करके सामने आए, तो इसमें जो पहला प्रस्ताव था है ना, उसे हम लोग कहते हैं कि ये 1948 में आया। और 1948 में है ना, ये प्रस्ताव क्रमांक है ना, ये 38 था। कौन सा था? प्रस्ताव क्रमांक ये 38 यानी कि 38 था, है ना। ये यूएन की तरफ से भारत और पाकिस्तान के डिस्प्यूट या विवाद को सुलझाने के लिए पारित किया गया पहला प्रपोजल, पहला प्रस्ताव था। जब यह प्रस्ताव क्रमांक 38 आया, तो इसमें एक बात कही गई, इसमें यह बात कही गई कि यूएन का जो एक इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, उसके भी बहुत सारे अंग हैं। एक को हम बोलते हैं जैसे महासभा, जनरल असेंबली, आपने सुना होगा, है ना। एक को हम बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद, है ना। तो प्रस्ताव क्रमांक 38 में यह बोला गया कि ये जो विवाद है दोनों देशों के मध्य में, इस विवाद की जो कहानी है ना, इस विवाद की कहानी बेसिकली सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव सॉल्व करेंगे। सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होंगे, है ना, वो भारत और पाकिस्तान का दौरा करेंगे और दोनों देशों की सरकारों से बातचीत करके इस पूरे मुद्दे को क्या करेंगे? वो हल करेंगे। ऐसा जो प्रपोजल या प्रस्ताव था यहां पर रखा गया। प्रस्ताव क्रमांक कौन सा था? ये 38 था, है ना। 1948 में ही अगर हम देखें तो प्रस्ताव क्रमांक है ना 39 भी आया, और ये दूसरा प्रस्ताव था जो यूएनओ ने भारत पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाया था। और प्रस्ताव क्रमांक 39 यानी कि 39 में यह बोला गया क्या कि जो भारत है ना, या जो पाकिस्तान है ना, ये आपसी मसले को क्या करेंगे?
ये दोनों ही हल करने की ये कोशिश करेंगे। पहले उन्होंने क्या बोला, सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होंगे या सुरक्षा जो परिषद होगी वो मामले को सॉल्व करेगी, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि जो दोनों देश हैं वो आपसी सहमति से विवाद को है ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो भी ये डिस्प्यूट चल रहा है ना। इसी बीच में क्या हुआ कि जब उन्होंने ऐसा प्रस्ताव क्रमांक 39 पास किया, तो आगे चलकर अगर हम देखें तो 1948 में ही एक और प्रस्ताव यूएनओ की तरफ से भारत पाकिस्तान विवाद को लेकर सामने आया, है ना, और इसे हम कहते हैं प्रस्ताव क्रमांक 47, है ना, ये प्रपोजल नंबर 47 था। और जब प्रस्ताव क्रमांक 47 आया, प्रपोजल नंबर 47 आया, तो इसमें यह बोला गया कि ये जो जम्मू कश्मीर को लेकर दोनों देशों के मध्य जो विवाद चल रहा है, विवाद क्यों चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था, शुरू से ही मैंने बताया, और भारत को कश्मीर छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा सिर है, हमारा हेड है वो, है ना, हमारे सम्मान का प्रतीक है वो। अरे हाँ कि ना, हम कहते भी क्या है कि गर्दन कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, कि भाई गर्दन कटा देंगे वो मंजूर है, लेकिन सर झुकाने को हम तैयार नहीं है। तो प्रस्ताव क्रमांक 47 में यूएनओ ने यह बोला कि ये जो पूरे जम्मू कश्मीर का विवाद आप दोनों के मध्य में चल रहा है, भाई इस तरफ ये हमारा भारत है, इस तरफ क्या है पूरा ये पाकिस्तान है ना। तो उन्होंने ये बोला कि यहां पर एक काम करवाइए, आप जनमत संग्रह करवा लीजिए, यानी कि रेफरेंडम। जनमत संग्रह का मतलब होता है वोटिंग। क्या होता है? वोटिंग, है ना। आप करवा लीजिए, वहां की जनता जिस तरफ जाना चाहे, है ना, वो डिसाइड कर ले कि अगर उन्हें पाकिस्तान में जाना है तो वो पाकिस्तान में चल जाए, और उन्हें भारत में अगर मिलना है तो वो भारत में आ जाए। इस तरह का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव क्रमांक 47 में लिखा गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में, बहुत जल्दी जल्दी यूएनओ इस विवाद को, है ना, समझने की कोशिश कर रहा है, और 1948 में ही जो है प्रस्ताव क्रमांक 52 रखा गया। प्रपोजल नंबर 52 था ये। प्रस्ताव क्रमांक कौन सा आया? 52। और प्रस्ताव क्रमांक ये जो 52 आया, उसमें ये बोला गया कि दोनों देश आपसी जो बातचीत है उससे डील करने की ये कोशिश करेंगे, पूरे मामले को हल करने का ये प्रयास करेंगे। इस तरह की बात जो है एक बार फिर से निकलकर ये सामने यहां पर रख दी गई। जब ये पूरा मामला चला, तो इसी मामले के दौरान क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे, भारत सभी बातों में सहमति दे रहा था, भारत कह रहा था ठीक है ना, हम इस पर एक्शन करेंगे, आपसी बातचीत करेंगे, है ना, आप जो भी कह रहे हैं हम सब कुछ करने को तैयार हैं। और जब ये पूरे प्रस्ताव एक तरफ यूएनओ के द्वारा रखे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान के वो जो घुसपैठिए थे ना, भारत तो कहां पहुंच गया था पाकिस्तान के अंदर तक, लेकिन कुछ घुसपैठिए ऐसे थे, है ना, जो कश्मीर में अभी तक क्या हुए थे, है ना, वो बने हुए थे। और ये जो बेल्ट, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, है ना, इसी हिस्से को हम लोग कहते हैं पीओके। क्या बोलते हैं इसको? पीओके। इतना जो हिस्सा था, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया? पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। और इसी समय जब उनका ये कब्जा हो गया, तो इस यूएन के चौथे प्रस्ताव में यह भी लिखा गया कि अब दोनों देश सीज फायर करेंगे, मतलब कि युद्ध विराम की घोषणा। जो ये विवाद चल रहा था, ये विवाद यहीं पर क्या कर दीजिए, आप लोग खत्म कर दीजिए। ऐसा कौन कह रहा है? यूएनओ ने कहा। जब उन्होंने ऐसा बोला, तो हमारी तरफ से तो विवाद वहीं के वहीं पर क्या हुआ, खत्म। लेकिन पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर, ये 78,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ये 78,000 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है, और ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें 50 दिल्ली आ जाएंगे। कितने दिल्ली? 50 दिल्ली आ जाएंगे। इतने बड़े एरिया पर जो है वो पाकिस्तान का कब्जा हुआ, और यही जो एरिया पाकिस्तान ने कब्जा किया, इसी को हम लोग कहते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पीओके। यही कहलाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो 1947 में हुई लड़ाई के बाद, है ना, पाकिस्तान के द्वारा भारत की जमीन पर जो अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड जो अधिकार किया गया या कब्जा किया गया, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पीओके। क्या बोलते हैं उसको? उसी को हम लोग पीओके कहते हैं। यहां तक की कहानी बताइए, क्लियर है सबको? ठीक। अच्छा, जब ये पूरा मामला यहां पर अब आ गया कि पीओके पर उनका कब्जा हो गया, तो इसी बीच क्या हुआ कि 1949 यानी कि 1949 को 1949 1949 को क्या हुआ कि अब पाकिस्तान के बहुत सारे लोग
लोग जो थे वो पीओके वाले क्षेत्र में रहने भी लग गए, है ना। और दूसरी तरफ इस तरफ पाकिस्तान है, वहां पर उनकी सरकार चल रही थी। और पीओके का सीन ऐसा था कि पीओके ऐसा क्षेत्र है जहां का राष्ट्रपति अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है, उनकी विधानसभा अलग चलती है। और उनकी इनफैक्ट कैपिटल राजधानी मुजफ्फराबाद यहां पर पड़ती है, उनकी राजधानी भी अलग है। और 1949 में क्या हुआ कि पाक जो ये पीओके है, पीओके एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ। और इसी एग्रीमेंट या समझौते को हम कराची समझौते के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कराची समझौता। कराची ये एग्रीमेंट दोनों देशों के मध्य में साइन हुआ था, जिसमें एक तरफ पीओके वाले क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधि थे, कुछ लोग थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार के लोग थे। और जब दोनों के मध्य ये समझौता हुआ तो उस समझौते के तहत क्या हुआ कि जो ये आपको गिलगिट और बालिस्तान वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, गिलगिट और बालिस्तान, ये दिख रहा है, ये वाला एरिया पूरा, है ना, ये जो आपको गिलगिट और बालिस्तान वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, इस गिलगिट और बालिस्तान वाले क्षेत्र को, है ना, पीओके की जो सरकार थी उसने पाकिस्तान को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? उसने पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे दिया, पाकिस्तानी सरकार को दे दिया। कहा कि इस पर नियम कानून जो भी बनेंगे वो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे समझ रहे हैं क्या? पीओके दो क्षेत्रों में बटा हुआ है, पीओके के दो हिस्से हैं। ये जो पूरा ग्रीन कलर से यहां पर आपको दिख रहा है, ये पूरा पीओके है। क्या है? पीओके। और पीओके यहां पर दो हिस्सों में बटा हुआ है ना। जो यहां हमारे जम्मू एंड कश्मीर से नजदीक है ना, इसको हम लोग सही में क्या बोलते हैं? ये है ना पीओके वाला क्षेत्र। और ये जो ये वाला हिस्सा है ये आता पीओके में है, लेकिन एक अलग नाम दिया गया है, इसे हम गिलगिट बालिस्तान क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे गिलगित और बालिस्तान क्षेत्र कहा जाता है, और ये वाले हिस्से को प्योर फॉर्म में पीओके कहा जाता है। ये जो पूरी चर्चा थी ये लगभग लगभग 1949 के इस कराची समझौते में पीओके के लीडर और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ, और उन्होंने इस वाले क्षेत्र को किसको दे दिया? पाकिस्तान को। और यहां पर पीओके के जो लीडर्स थे उनका नियंत्रण या कब्जा बना रहा। जब ये पूरी बात लगभग लगभग अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ी तो 1952 में 1952 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से इस पीओके वाले मुद्दे पर आमने सामने आए। 1952 और 1952 में जब ये दोनों, है ना, देश एक दूसरे के फिर से सामने आए तो ऐसे में भारत ने, है ना, पाकिस्तान से जो पीओके क्षेत्र है उसे वापस लेने की बात कही। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम एक काम करेंगे कि आपसी बातचीत करके हम इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज तक ये मुद्दा आपसी बातचीत से सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि वो आपसी बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं, वो आपसी बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं। और 1952 में ही इनफैक्ट आप सोचिए कि पाकिस्तान क्या कह रहा है भारत से कि आप जनमत संग्रह करवा लीजिए, आप रेफरेंडम करवाइए, आप वोटिंग करवाइए कश्मीर में। हमने कहा तुम्हारी बात हम सब कुछ थोड़ी मान लेंगे। जब सीज फायर हुआ तो क्या आप लोग कश्मीर छोड़कर वापस लौटे? नहीं लौटे। तो जब आपने नियमों का पालन नहीं किया तो हम भी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य कोई नहीं है। और इसीलिए हम रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह जम्मू कश्मीर क्षेत्र में हम लोग नहीं करा पाएंगे। सिंपल सी बात, सीधी सी बात। यहीं से पीओके का मुद्दा जो था वो धीरे धीरे और ज्यादा हाईलाइट होता चला गया, ज्यादा बढ़ता चला गया, पूरी कहानी चलती गई। और इसी बीच में आप सभी जानते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। उस सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है ना रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं उसको? रेड क्लिफ लाइन। यहां तो ये केवल जम्मू कश्मीर है, जहां पर गुजरात अपन को दिखता है ना, गुजरात से लेकर, है ना, इस तरीके से जहां जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा है ना, इनको मिलाकर, है ना, जो है एक सीमा खींच दी गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? इसी को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, इसी को हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और इस रेड क्लिफ लाइन को आप सोचिए क्रॉस करके ये पीओके पर कब्जा हुआ है। किसी भी देश में
शांति व्यवस्था बना रहे, इसके लिए एक सीमा रेखा निर्धारित की जाती है ताकि दोनों देशों को क्या पता हो कि उनकी बाउंड्री क्या है। जिस तरह से आप देखते हो कि आपसी बातचीत में हम अक्सर लोगों को बोल देते हैं लिमिट में रहो, थोड़ा सा, है ना, लिमिट में रहो, इसका मतलब है कि बोलने की एक सीमा निश्चित है। वैसे ही है ना, दोनों देशों की जो भौगोलिक सीमा है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, वो भी क्या है, फिक्स है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। उसको क्रॉस करके सोचिए पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया था। ये जो हमारी रेडक्लिफ रेखा है, इसका उल्लंघन हुआ और कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 78,000 किलोमीटर स्क्वायर, ये किसके नियंत्रण, किसके कंट्रोल में चला गया बताइए? पाकिस्तान। और ये पीओके के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुआ। अब 1965 में इसी बीच भारत पाकिस्तान के मध्य में पहला युद्ध हुआ, बड़ा युद्ध हुआ। पहला युद्ध तो 47 में ही हो गया था, लेकिन जो पहला बड़ा युद्ध हुआ वो कब का था? 1965 का था। और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया। और भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया, ये पहला बड़ा युद्ध। और 1971 में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं फिर से एक दूसरे के सामने आ गई। ये तीसरी बार हम लोग युद्ध कर रहे थे। और यहां पर भी ना सिर्फ भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया बल्कि हराया, बल्कि ये पहला ऐसा युद्ध था जहां 93,000 सोल्जर्स ने भारत के सामने समर्पण किया था। और इतना ज्यादा सोल्जर्स ने आज तक के किसी युद्ध में किसी भी सेना के सामने समर्पण नहीं किया है। 1971 के वॉर में, 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारत के सामने। और इस युद्ध के समाप्त होने के बाद जो पाकिस्तान का अत्याचार जो पूर्वी पाकिस्तान पर चलता था, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, उस बांग्लादेश को भी सोचिए भारत ने बनवा दिया, एक अलग नेशन, एक अलग राष्ट्र के रूप में निकाल दिया। पाकिस्तान पर यह लगाया गया जोरदार तमाचा था। हर बार पाकिस्तान हार रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि भारत के साथ युद्ध करना बहुत ही सामान्य सी बात है, मजाक सा है। और वो बीच बीच में सामने वो आ जाता था। 1984 में हमारी एक छोटी सी जो लड़ाई थी वो और होती है। ये जो आप लद्दाख वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहां लद्दाख में है ना, जहां पर ये नुब्रा वैली आप देख रहे हैं, इसी के पास में है सियाचिन ग्लेशियर। 1984 के समय 1984 में ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। और भारतीय सैनिकों ने यहां पर एक मिशन चलाया था जिसे हम ऑपरेशन मेघदूत या ऑपरेशन राजीव कहते हैं। और इस ऑपरेशन मेघदूत या राजीव के द्वारा है ना, भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को यहां पर पटकनी दी। युद्ध नहीं था ये, केवल हमने वहां से खदेड़ा था। सियाचिन, जहां पर सोचे -57 58 डिग्री सेल्सियस तापमान होता, माइनस में। क्योंकि ये जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है ना, यहां पर क्या है, नियम कानून पहले से स्पष्ट होते हैं कि जैसे ही ठंड शुरू होगी, दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने जगह पर वापस लौट जाएंगी। और जैसे ही फिर से गर्मी आएगी तो फिर से जो है, बर्फ पिघलने के बाद जब एक समतल एरिया हो जाएगा, दोनों सेनाएं दोनों देशों के फिर से यहां लौट आएंगी। भारतीय सेना 1984 में वापस आ गई, लेकिन पाकिस्तान सेना वहां भी हमसे गद्दारी कर गई और उसने सियाचिन पर कब्जा कर लिया। पापी लोग हैं ये। और वहां भी 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन राजीव के जरिए हमने क्या किया, वहां पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक और युद्ध हुआ जिसे हम लोग कारगिल के नाम से जानते हैं। और ये जो कारगिल युद्ध था, इस कारगिल युद्ध की तो कहानी अलग थी। कारगिल अगर आप देखें तो कारगिल क्या है कि ये जो जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, उसका सबसे उत्तरी हिस्सा यहां पर आपको कारगिल दिख रहा है। दिख रहा है कारगिल, है ना। ये जो कारगिल आपको दिख रहा है, कारगिल क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र, चोटी है ना। और जैसा मैंने कहा कि चोटी और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या नियम होते हैं कि दोनों देशों की सेनाएं ठंड पड़ने से ठीक पहले क्या हो जाएंगी, वापस लौट जाएंगे, है ना। और जब ऐसा हुआ तो भारतीय सेना वापस आ गई। और पाकिस्तानी सेना, सोचिए कि पाकिस्तान के जो लोग थे वो यहां कारगिल पर जाकर उन्होंने कब्जा कर लिया। जब भारतीय सेना यहां नीचे बैठी है तो वहां पर चोरी छुपके से जाकर पाकिस्तान के सैनिक जो थे, वहां पर जाकर उन्होंने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, अपने रडार में उन्होंने ले लिया था।
कारगिल पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। और जबकि उसके ठीक पहले सोचिए 1998-99 का ही ये दौर था कि उसी समय पर फरवरी माह में लगभग जो थे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो पाकिस्तान के दौरे पर थे और लाहौर की यात्रा की उन्होंने, और लाहौर की यात्रा में भारत पाकिस्तान के संबंधों को बेहतर बनाने की वो बात कर रहे हैं। और जब वो बात कर रहे थे तभी कहते हैं कि एक महिला पत्रकार जो थी, है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से संवाद करती है, बातचीत करती है। और बातचीत में उस महिला पत्रकार ने ये कहा वाजपेयी जी से कि मैंने सुना है कि आपके यहां पर जब किसी का विवाह होता है तो मुंह दिखाई में एक रस्म निभाई जाती है जिसके बदले में कुछ तोहफे गिफ्ट दिए जाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा आपने बिल्कुल सुना है और ये सच भी है। तो महिला पत्रकार ने कहा कि अभी मेरा नया नया विवाह हुआ है, मेरी शादी हुई है और मैं चाहती हूं कि मुझे आप मुंह दिखाई दीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा बिल्कुल आप मांगिए, क्या चाहिए आपको। तो उसने कहा मुझे कश्मीर चाहिए। उसने कहा कि मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि विवाह में क्या है, दहेज भी चलता है। मैं आपको कश्मीर देने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो डिबेट था वो काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। एक तरफ हम संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोचे वो पापी आके यहां कारगिल में बैठ गए, कारगिल में बैठ गए। मुंह दिखाई उन्होंने ये समझ लिया कि मुंह दिखाई मिल गई और वहां के यहां पर कारगिल वाले क्षेत्र पर उनका कब्जा हो गया। और जब ऐसा हुआ तो हमें तो पता भी नहीं चलता। कश्मीर में ऐसे बहुत परिवार रहते हैं जिनकी जीविका, जिनकी लाइफ स्टाइल चलती है वहां पर भेड़ पालन से, है ना, और चारा वगैरह इकट्ठा करके बेचते हैं, कंदमूल इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं मार्केट में और उसी से उनकी जीविका चलती है। उसी में से एक व्यक्ति हुआ करता था तासी नामग्याल। और कहते हैं तासी नामग्याल ये वही व्यक्ति था जिसकी भेड़ गुम गई। वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था, एक भेड़ मिसिंग हो गई और जब उसकी भेड़ गुम गई तो वो भेड़ को ढूंढने के लिए दूरबीन लेकर निकला। वहां पर दूरबीन सबके पास रहता, टेलीस्कोप, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और लंबा देखने के लिए, दूर तक देखने के लिए हमें दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। तो वो दूरबीन लेके घूम रही है, देख रही है। उसने क्या देखा कि जो कारगिल वाला हिस्सा है उसके पिछले हिस्से से उसे पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आते हुए कुछ सैनिक दिख रहे हैं और उनकी पीठ पर काफी बड़े भारी सामान लदा हुआ है। वो दूरबीन में उसे नजर आ गया। उसने सोचा यार कि अपन इतने साल से रह रहे हैं, ये समय तो नहीं है वहां कारगिल पर लौटने का, सैनिक अभी हमारे तो नहीं गए, तो फिर ये कौन है जो वहां जा रहे हैं। तो उसने जाकर भारतीय सैनिकों को यह बात बताई और भारतीय सर्वे सैनिकों ने जब सर्वे किया तो पता चला कि कारगिल उनके कब्जे में हो गया है, कारगिल उनके कब्जे में हो गया है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्शन लिया और भारत के सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया कारगिल युद्ध में, ऐसा पराक्रम देखकर पाकिस्तान की रूह आज तक कांपती है। सोचिए एक तरफ क्या था, एक तरफ पाकिस्तान पड़ता है, दूसरी तरफ जो था वो खुला क्षेत्र था, पहाड़ की ढलान थी और एक तरफ खाई थी। एक तरफ खाई थी, एक तरफ तो क्या है, पाकिस्तान है, और दो तरफ ढलान वाले क्षेत्र हो गए जहां से कोई व्यक्ति अगर ऊपर चढ़ेगा तो साफ साफ दिखेंगे और ऊपर पर बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा युद्ध में शक्तिशाली होता है क्योंकि उसे नीचे से आने वाला व्यक्ति बहुत आसानी से दिख रहा होता है। उसने सोचा कि अब तो कारगिल हमारा हो गया, क्योंकि इधर दोनों तरफ से आ नहीं सकते, पाकिस्तान की तरफ से तो आएंगे नहीं और खाई इतनी गहरी कि वहां से आएंगे तो बचेंगे ही नहीं। और हम भारतीय जैसा वो सोचते हैं उसका उल्टा ही चलते हैं। उन्होंने खाई का नहीं सोचा था और हमने इतनी ऊंची खाई चढ़ ली और कारगिल को हमने जीत कर पाकिस्तान को एक बार फिर से धक्का दिया। और हमने कहा कि जहां तक तुम सोच नहीं सकते हो हम वहां तक सोच लेते हैं और जहां से तुम सोचना बंद करते हो वहीं से हम सोचना शुरू करते हैं। यह पूरी बात हुई और कारगिल का युद्ध जो था वो भी हम लोगों ने क्या कर लिया,
जीत लिया था। अच्छा, 1971 एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताता हूं, बस कहानी का बस थोड़ा सा हिस्सा और बचा हुआ है, खत्म करने पर मैं पहुंच रहा हूं इसको। 1971 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, तो भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि 1972 में दोनों देशों के मध्य में शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ? शिमला समझौता हुआ था। और इस शिमला समझौते के तहत क्या हुआ था कि दोनों देशों के मध्य में एक नई सीमा रेखा और खींची गई थी। और ये जो नई सीमा रेखा खींची गई थी, है ना, इसी नई सीमा रेखा को हम लोग कहते हैं एलओसी। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल आप देख रहे हैं ना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअली, है ना, ये 1972 में खींची गई है। क्योंकि पहले तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन खींची गई थी? रेड क्लिफ, है ना। और जब पीओके का, अब पाकिस्तान पीओके क्षेत्र छोड़ने को तैयार नहीं, तो 1972 में शिमला समझौते के तहत यह हुआ कि हम एक दूसरी लाइन खींच लेते हैं तब तक जब तक कि यह विवाद हल नहीं हो जाता। तो ये एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओएसी किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम कहते हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में। ये 1972 में आई। और 1972 में ही एक बात यह भी स्पष्ट कर दी गई इस रेखा के खींचने के साथ ही कि जो ये पीओके का मुद्दा है, कौन सा मुद्दा है? पीओके, है ना। ये जो पीओके का पूरा इशू है, ये जो पीओके का पूरा मुद्दा है, इस मुद्दे पर कोई भी तीसरा देश दखल नहीं देगा। इसे जब भी सुलझाया जाएगा, इसे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सरकार मिलकर ही इस मुद्दे को सुलझाएंगे। इसका मतलब है कि जो बीच में यूएन आ रहा था, उसके रोल को यहीं पर क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और उसके बाद से सोचिए आप, उसके बाद से पाकिस्तान कई बार यह प्रयास करता है भारत से बातचीत करके इस पूरे मुद्दे को हल करने का, लेकिन भारत कहता है कि आपने सीज फायर का उल्लंघन किया था जब यूएनओ ने बोला था, और पीओके को हम नहीं मानते हैं कि हमसे अलग है, ये हमारा ही है। तो जब तक इस बात पर सहमति नहीं बन जाती है, तब तक हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। और जिस दिन आपने कह दिया कि यस पीओके इज योर्स, पीओके आपका है, उस दिन हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बैठ के बातचीत करेंगे। और नहीं तो किसी दिन अगर दिमाग में कुछ और चला तो तुम्हें साफ करके पीओके ले लेंगे। अभी जब तक प्रेम से प्यार से समझा रहे हैं तब से समझ जाओ, क्योंकि हमारी नीति यह है कि हम पहले अटैक करेंगे नहीं, और अटैक अगर आपने किया तो फिर हम गिनेंगे नहीं कि कितने किए। इस पॉलिसी, इस अवधारणा को हम लोग फॉलो करते हैं। तब से लेकर ये जो पीओके का विवाद है वो आज तक जारी है, क्योंकि तीसरा देश अब नहीं आ सकता है। और इस पूरे विवाद को कौन सुलझाएगा? भारत और पाकिस्तान सुलझाएगा। अब सोचिए वहीं पर, है ना, वहां पर सेना के चीफ जनरल व्यक्ति क्या कह रहा है कि भैया ये तो गले की नस है और ये पाकिस्तान से कभी अलग नहीं होगा। तो जो विवादित क्षेत्र है आप उसे अपना कैसे बता सकते हो ऐसे? जब अगर आपने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, इंटरनेशनल लेवल पर डिस्प्यूटेड है अगर, तो अभी आप इसे अपना नहीं बता सकते हो। तभी फिर रणधीर जायसवाल साहब ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तब तो हम कभी भी अटैक करके और तुम्हें बोरे में भर के और ले आएंगे, यहाँ बड़े तालाब में भोपाल के फेंक देंगे और इस पर हम लोग कब्जा कर लेंगे। ये जो पूरी बातचीत थी, ये अभी हाल में जो घटनाएं घटित हुई उस पर ये चली थी। तो पीओके क्या है ये आपको समझ में आया होगा। पीओके भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक विवादित क्षेत्र है जिस पर गलत तरीके से पाकिस्तान ने क्या किया है? अनाधिकृत कब्जा किया है, अनऑथराइज्ड यहां पर उनका शासन चल रहा है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहता है। क्या कहता है? आजाद कश्मीर। और हम कहते हैं कि ये पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और सोचिए यहाँ के लोग धीरे धीरे खुद वो जगह छोड़ रहे हैं, क्योंकि मामूली सी कृषि व्यवस्था है, मामूली सी यहाँ पर रिसोर्सेस हैं, और वो सब उसको छोड़ छोड़ के, है ना, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इन जैसे देशों में जाते हैं अपने जीविका चलाने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि ये जो पीओके का क्षेत्र है ये इतना इंपॉर्टेंट या इतना अहम ये क्यों हो गया है? इतना अहम ये इसलिए है भारत के लिए क्योंकि आप देखिए पीओके ऐसी जगह पर है कि यहां सीमा लगती है चीन की,
है ना, किसके साथ बाउंड्री लगती है? चीन। है ना, इधर आप देखिए तो ये अफगानिस्तान है ना, पीओके का क्षेत्र ये अफगानिस्तान है ना, और इधर पूरा क्षेत्र क्या है? पाकिस्तान। और उसमें भी क्या हुआ है कि 1963 1963 की बात है, यहां पर देखिए 1963 में क्या हुआ था कि ये जो पीओके का ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये वाला पीओके का ये वाला क्षेत्र है, तकरीबन ये है 5000 किलोमीटर स्क्वायर। इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने रिलेशन ठीक करने के लिए सोचिए गिफ्ट दे दिया है बिना भारत से पूछे। जब विवादित क्षेत्र है तो आपने गिफ्ट कैसे दे दिया? आप एक तरफ कह रहे हो कि अंतरराष्ट्रीय विवाद का मुद्दा है, और जब ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो आपने भारत से बिना बातचीत किए इसको उठाकर आपने चाइना को कैसे दे दिया? ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव आज भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और 2004 में सोचिए कि हमने बड़े प्यार से पाकिस्तानी जनरल जो चीफ थे परवेज मुशर्रफ साहब को हमने भारत बुलाया, और आगरा में एक वार्ता हुई जिसे हम आगरा शिखर वार्ता के नाम से जानते हैं। 2004 की घटना है ये। और आगरा शिखर वार्ता में सोचिए आकर बंदा यहां पर बोल रहा है और सबके सामने उनके मुंह से निकल गया कि आजाद कश्मीर। अरे अपने सामने जो बोलते हो तो दुनिया को पता है, और यहां आकर भारतीयों के सामने आजाद कश्मीर की बात करोगे तो आपको क्या लगता है, आपको ऐसे सुन लेंगे सब? आजाद कश्मीर हमारा था, आजाद कश्मीर हमारा रहेगा, आगरा शिखर वार्ता में। और जिसके बाद परवेज मुशर्रफ की यहां भारत में जमकर आलोचना की गई थी कि ऐसे व्यक्तियों को तो कभी भारत में बुलाना ही नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्तियों की तो यहां जरूरत ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति संबंध बनाते नहीं बल्कि संबंध क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। और तभी से हमने डिसाइड किया है कोई तीसरा देश नहीं आएगा। और कई बार हमारे यहां पर तो सेना के जो हेड हैं, प्रमुख तक हैं, जनरल हैं, वो तक कह चुके हैं कि भारत सरकार हमें बस एक हिंट दे दे, एक अनुमति तो दे, है ना, हम 2-3 दिन के अंदर ये पूरा पीओके खाली करके भारत का हिस्सा बना देंगे। तो आई होप आपको ये जो पीओके का पूरा इतिहास था और वर्तमान समय में पीओके क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, ये आपको समझ में आया होगा, है ना। और अभी आपने एक चीज कल की घटना में एक चीज और देखा होगा कि पहलगाम में पर्यटकों पर, है ना, वहां पर टेररिस्ट आतंकवादियों ने हमला किया। और सोचिए कितनी मतलब विचित्र घटना कि धर्म पूछ कर मारा गया, और धर्म का स्पष्टीकरण करने के लिए सोचिए पर्यटकों के कपड़े उतरवाए गए। मतलब इतनी निर्दयता। और इन सभी घटनाओं की वजह से एक बार फिर जो विवाद है वो बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है, और पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी स्टोरी और कहानी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जल्द ही मिलेगी। तो आप इस प्लेटफॉर्म यानी उड़ान एकेडमी के साथ आप जुड़े रहिएगा, बाकी आप इसको पूरा समझने की कोशिश करिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पसंद आए कमेंट भी करें, और साथ ही साथ इसे, है ना, 1-2 बार और देखें, पूरे मुद्दे को आप ठीक से समझें और करंट के मुद्दों के साथ आप जुड़े रहें। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।